हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और सेपरेशन मेथड, एक और सेपरेशन टेक्निक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एंड दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सिंपल डिस्टिलेशन की। उस सेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास आया था एक मिक्सचर, उस मिक्सचर को बनाया था दो मिक्सेबल लिक्विड्स ने, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो बनाते हैं क्या, एक होमोजेनियस मिक्सचर। अब सवाल ये था, हमारे लिए टास्क ये था कि हम कैसे इस मिक्सचर के दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स को आपस से सेपरेट कर पाएँ, एक दूसरे से सेपरेट कर पाएँ। तो हमने अपना दिमाग चलाया कि क्यों ना हम इन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स को यूज़ करें। भाई हर लिक्विड का क्या होता है, अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दो मिक्सेबल लिक्विड्स ने जो मिक्सचर बनाया है, उन दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स का क्या होगा, अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्यों ना हम इन्हीं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स का यूज़ करके दोनों ही लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दें। तो यहीं से एक सेपरेशन टेक्निक निकल के आई जिसका नाम है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी हमने पढ़ा था। मेजर ड्रॉबैक ये था कि जब हमारे पास सपोज एक ऐसा मिक्सचर आया है जिसके दो लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है या 25 केल्विन से कम है। तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक नहीं लगा सकते हैं, और यही सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का एक मेजर ड्रॉबैक था कि अगर लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है या 25 केल्विन से कम है, तो सिंपल डिस्टिलेशन इन लिक्विड कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं करा सकता। अब ये तो देखो गड़बड़ वाली बात है, आपके सामने चाहे जो भी मिक्सचर हो, XYZ है ना, होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हमें आना चाहिए। तो हमने सोचा कि कोई ना कोई हम चेंजेस कर दें। सिंपल डिस्टिलेशन खुद में ही क्या है, एक अच्छी प्रोसेस है, तो क्यों ना हम सिंपल डिस्टिलेशन में ही कुछ एडवांसमेंट कर दें, कुछ ऐसा नया कर दें जिसकी हेल्प से ये जो दूसरे टाइप के मिक्सचर हैं जिसके लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है, ऐसे मिक्सचर के भी कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करवा पाएँ। तो यहाँ से कंसेप्ट आया किसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काफ़ी सिमिलर होती है सिंपल डिस्टिलेशन से। इसका जो अपैरेटस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो एग्जैक्टली सेम होता है, बस एक इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर देते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अपैरेटस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर सिंपल डिस्टिलेशन क्यों काम नहीं आता है ऐसे मिक्सचर्स के केस में, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा क्या कर देता है कि मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को हम सेपरेट कर पाते हैं। तो चलो फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ। अब सबसे पहले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में ऐसा क्या होता है कि लिक्विड कंपोनेंट्स जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उसको वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर को बनाया है किसने, इथेनॉल ने और वाटर ने। ठीक, तो हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर को बनाया है इथेनॉल ने और वाटर ने। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हम सबको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इथेनॉल का कितना होता है भाई, इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब एक काम करो, इन दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस निकालो। कितना आएगा, 100 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 22। यानी कि अभी तक तो हम 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे थे, 25 केल्विन ले रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कितना आ गया है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 22 डिग्री सेल्सियस आ गया है। अब होता क्या है, चलो कोई बात नहीं, अब इथेनॉल और पानी को एक मिक्सचर बनाना था, उनने बना लिया, बिना सोचे समझे बना लिया। एक काम करते हैं, इस मिक्सचर को अब हम सिंपल डिस्टिलेशन इस पे लगा करके देखते हैं।
होता क्या है, हमारे पास क्या है, मिक्सचर है इथेनॉल और वाटर का। अब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे। तो हीटिंग से क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। सपोज हमारा मिक्सचर जो है इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था, हीट हमने जैसे ही सप्लाई करना शुरू किया, 11 हुआ टेम्परेचर, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इंक्रीज होता गया होता गया होता गया। अल्टीमेटली कितने टेम्परेचर पे पहुंचा वो, 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचा। अचानक से हमको दिखाई दिया कि उस मिक्सचर से क्या होने लगा है, वेपर्स निकलने लगी हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई जिस मिक्सचर को हमने यूज़ किया था उस मिक्सचर में इथेनॉल है और पानी है। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस जाएगा, इथेनॉल अपने वेपर स्टेट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए हमको मिक्सचर से वेपर्स निकलना, वेपर्स हमको ऐसा लगा कि हाँ निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वेपर्स बन रही है ना इथेनॉल की, इसमें ये जो दूसरा वाला लिक्विड कंपोनेंट है ना वाटर, ये इंटरफेरेंस अपनी शुरू कर देता है। वाटर बोलेगा कि चलो माना मैंने कि अभी मेरा बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी ने बोला कि माना मैंने कि मेरा अभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, 78 तो पहुंच गया है ना, 100 के पास टेम्परेचर तो पहुंच ही गया है। अब इतने टेम्परेचर पे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनने सफिशिएंट हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है। तो वाटर क्या बोलेगा कि भले ही मैं बॉयल ना हूं अभी 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लेकिन मैं अपने सरफेस से थोड़ी सी वेपर्स तो निकाल सकता हूं ना। तो हुआ क्या, मिक्सचर का टेम्परेचर अभी सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस ही पहुंचा था, लेकिन इतने टेम्परेचर पे आकर के इथेनॉल की वेपर्स का बनना तो ऑब्वियस था, लेकिन ये पानी की वेपर्स क्यों बनने लगी भाई। पानी का अभी बॉइलिंग शुरू नहीं हुआ है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा ही नहीं है ना, लेकिन इसके पहले ही पानी की वेपर्स निकलने लगी। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड की वेपर्स निकलने लगती है बिना लिक्विड के अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी का बेवजह इवेपोरेशन शुरू हो चुका है। भाई हमारे फ्लोर पे, घरों की फ्लोर पे पानी गिर जाता है कभी कभी। अब कभी जल्दबाजी में हमने उस पानी को साफ नहीं किया, 1-2 घंटे बाद आकर के देखेंगे तो पानी बिल्कुल सूख चुका रहेगा। ऐसा क्यों, हमने पढ़ा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा है क्या कि पानी जो फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है उसको भी हमने हीट करवाया था, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको दिया था, तब जाकर के वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ और पानी वहाँ से साफ हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया था। पानी अपने आप बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे सूखता जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए ही एप्लीकेबल हो, परफ्यूम वगैरह के साथ भी यही होता है। परफ्यूम की बॉटल का अगर आपने कैप बिना लगाए छोड़ दिया है तो परफ्यूम धीरे धीरे हम बोलते हैं कि अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता जाता है। तो वो भी क्या है, इवेपोरेशन की ही प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बेवजह हमारे मिक्सचर में सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस में अच्छा खासा इथेनॉल की वेपर्स बन रही थी, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि पानी की वेपर्स भी बनने लगी, है ना। क्यों, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पास में ही है। सिंपल डिस्टिलेशन में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो हमने किसका लिया था, एसीटोन और पानी का लिया था। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 56, और पानी का कितना होता है, 100। तो आप 56 और 100 के बीच में डिफरेंस देख रहे हो, ऑलमोस्ट आधा है। तो यहाँ पे जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर 56 डिग्री पहुंचा था तो वाटर ने अपने आप को कंट्रोल करा हुआ था कि नहीं भाई अभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं है, अभी हम कैसे बॉयल हो सकते हैं, कैसे हम अपनी वेपर्स बना सकते हैं। और ना ही अभी पानी के पार्टिकल्स के पास एट 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतनी हीट एनर्जी आई थी कि वो अपने सरफेस से वेपर्स को निकालें। तो सिंपल डिस्टिलेशन में इसीलिए हम बोल रहे थे कि एसीटोन की वेपर्स के साथ पानी की वेपर्स नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिक्सचर का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के पास ही है। ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी आने ही वाला है, और इतने टेम्परेचर पे पानी के पार्टिकल्स सफिशिएंट हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर चुके रहेंगे, इतनी अब्जॉर्ब कर चुके रहेंगे कि पानी क्या करेगा, अपने सरफेस से वेपर्स निकालना शुरू कर देगा।
अब ये हो गई मुसीबत, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन में तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर लिक्विड कंपोनेंट्स की ही वेपर्स मिल रही थी। जैसे ही हमारे मिक्सचर का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस हुआ था, तो इस टेम्परेचर पे हमको सिर्फ और सिर्फ एसीटोन की ही वेपर्स मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमको दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स मिल रही हैं। तो हम कैसे सेपरेट करें कि इथेनॉल और पानी की वेपर्स कौन सी हैं? भाई इथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर बना था, उस मिक्सचर को हम उनकी लिक्विड स्टेट में अलग अलग नहीं कर पाए थे इथेनॉल और वाटर को। तो फिर जब इथेनॉल और वाटर की वेपर्स बनी हैं, तो उन वेपर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो ये तो हो गई गड़बड़ बात कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इस मिक्सचर में हम सिंपल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस आया है ना, उसकी वजह से। अगर ये डिफरेंस 22 की जगह 25 से ज़्यादा होता ना, तो ये सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक यहाँ पे लग जाती। तो पहली मेरी जो अप्रोच थी वो यही थी, आपको समझाने की कि आखिर क्यों सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं आता है। ये कहना आसान है कि सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं आएगा, पर क्यों नहीं आएगा काम, वो भी तो समझना ज़रूरी है ना। कि भाई एक ही टेम्परेचर पे दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स मिलने लगती हैं, क्योंकि टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर पास होते हैं दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का। तो एक ही टेम्परेचर पे एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स की वेपर्स मिलने लगेंगी। तो वेपर्स को सेपरेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो इधर, इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंस लेस देन 25 K, we get vapors of both the liquids at the same temperature. As a result, both the liquids of the mixture will distill together. एक साथ liquids क्या हो जाएंगे, distill हो जाएंगे, and the separation cannot be achieved. The separation of such a liquid mixture into individual components can, however, be achieved by fractional distillation, which involves repeated distillation and condensation. ये वाला जो point है ना, इसको आप कर लो क्या, highlight, कि जिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हम बात कर रहे हैं, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, रिपीटेड डिस्टिलेशंस एंड कंडेंसेशन होता है। यानी कि बार बार वेपर्स बनेंगी, बार बार कंडेंस होंगी, कंडेंस होकर के दोबारा लिक्विड बन जाएगी, फिर लिक्विड से वेपर बनेंगी, डिस्टिलेशन होगा, और फिर वो वेपर्स क्या हो जाएंगी, कंडेंस होकर के नीचे आ जाएंगी, लिक्विड बन जाएगी। ऐसा कोई भी काम सिंपल डिस्टिलेशन में नहीं हो रहा था। एक बार किसी लिक्विड कंपोनेंट की वेपर्स बनना स्टार्ट होती हैं, तो जब तक सारी की सारी वेपर्स कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, है ना। एक बार हम बोलते हैं कि वेपर्स बनी और वो सारी की सारी वेपर्स एक साथ कंडेंस होकर के दोबारा लिक्विड बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बनेंगी फिर कंडेंस होंगी, फिर बनेंगी फिर कंडेंस हो गई। और यही खास बात होती है किसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। होता क्या है, अब देखो जरा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, या फ्रैक्शनल कॉलम भी उसे हम कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और जो सिंपल डिस्टिलेशन है, उन दोनों के अपैरेटस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देते हैं अपैरेटस में, जिसका नाम क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम। ये बेसिकली फ्रैक्शनल कॉलम होता क्या है, एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है, कोई बहुत तोप इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है फ्रैक्शनल कॉलम। इसमें होता क्या है कि एक लंबी सी ग्लास की ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के अंदर जो है ग्लास के बीड्स भरे होते हैं, या आप बोल सकते हो कि स्मॉल स्टोन्स या पोर्सिलिन पीसेस रखे होते हैं, पड़े होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल कॉलम है क्या, तो एक लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के स्टोन्स या बीड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लास के स्टोन्स का, इन ग्लास के बीड्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम बेसिकली हम बोलते हैं कि इसका पर्पस ये है कि ये वेपर्स जो बनी है ना लिक्विड कंपोनेंट्स की, उनको कंडेंस कराने में हेल्प करता है। अभी तक हम सिंपल डिस्टिलेशन में क्या पढ़ते आ रहे थे, कंडेंसेशन कहाँ होता था वेपर्स का, जब
डिस्टिलेशन फ्लास्क से निकलती थी वेपर्स, पतली सी ग्लास ट्यूब में जाती थी, ग्लास ट्यूब में जाने के बाद जो वाटर कंडेंसर होता था वो उन वेपर्स को कंडेंस करता था। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, वेपर्स हम बोलते हैं कि निकलती है डिस्टिलेशन फ्लास्क से, निकलने के बाद वो पतली वाली ग्लास ट्यूब में नहीं जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं, पहले ये फ्रैक्शनल कॉलम में जाती हैं। फ्रैक्शनल कॉलम में सबसे पहले क्या होता है, इनका कंडेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लास बीड्स पड़ी होती हैं, ग्लास के छोटे छोटे से स्टोन प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोन क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया के बढ़ाने के कारण हम बोलते हैं कि वेपर्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण वो कंडेंस हो जाती हैं। तो फ्रैक्शनल कॉलम में बेसिकली हम बोलते हैं कि वेपर्स को कंडेंस कराया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम की जो ग्लास बीड्स होती हैं ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, तो वेपर्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। द एक्चुअल पर्पस ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग या फ्रैक्शनल कॉलम इज टू इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया टू प्रोवाइड हर्डल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस टू द असेंडिंग वेपर्स एंड डिसेंडिंग लिक्विड्स। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाती हूँ। देखो होता क्या है, अब इस apparatus को ध्यान से समझना। मेरे पास क्या है, अगेन मेरे पास एक स्टैंड है, नीचे बीकर मैंने उसके नीचे बर्नर रखा हुआ है, बर्नर के ऊपर हम बोलते हैं कि हमने क्या रखा हुआ है, अपना डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ है। इस फ्लास्क के ऊपर हम बोलते हैं कि देखो फ्लास्क का जो माउथ है, जो उसका मुंह है, उसको हमने कॉर्क से अच्छी तरीके से सील टाइट करके रखा हुआ है, ताकि जो भी हमारे मिक्सचर, जो भी हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें जब मिक्सचर बॉईल होगा, वेपर्स बनेंगी, तो वो वेपर्स हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में ना चली जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क का जो माउथ है, जो मुंह है, उसको अच्छी तरीके से कॉर्क से सील कर देते हैं। ठीक है, अब इस कॉर्क के अंदर हम बोलते हैं कि एक छेद किया जाता है, होल किया जाता है, और इस होल में हम क्या फिट करते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये कुछ नहीं है, बस एक ग्लास की लंबी सी एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के अंदर देखो भरे हुए क्या, छोटे छोटे ग्लास के बीड्स भरे हुए हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो मुंह है उसको भी ऊपर से बंद किया जाता है, और कॉर्क से ही बंद करा जाता है, और कॉर्क के अंदर फिर से एक छेद किया जाता है, और उस छेद में हम बोलते हैं कि थर्मामीटर लगाते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने क्या किया था, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाली चीज छोड़ दी थी। हमने क्या किया था, बस कॉर्क का जो छेद, मतलब ये जो हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, डिस्टिलेशन फ्लास्क के माउथ पे जो कॉर्क लगी हुई थी, उस कॉर्क में हम होल करके क्या करते थे, थर्मामीटर डाल देते थे। लेकिन अभी हम थर्मामीटर नहीं डालेंगे, छेद तो हम तब भी करेंगे, लेकिन हम उसके पहले क्या डालेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डालेंगे। फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हम क्या करेंगे, ऊपर से सील करके कॉर्क में होल करके उसमें हम थर्मामीटर डाल देंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो हमको अभी भी देखना है ना, टेम्परेचर को ट्रैक तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर को हम ट्रैक करना छोड़ देंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, इसको हम फर्दर कनेक्ट करेंगे किसके साथ, वो पतली सी ग्लास ट्यूब के साथ। देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, वो पतली सी ग्लास ट्यूब के साथ। सिंपल डिस्टिलेशन में ये ग्लास ट्यूब डायरेक्टली हम बोलते थे कि हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से कनेक्टेड रहती थी, लेकिन सॉरी हमारे फ्रैक्शन जो हमारे पास जो डिस्टिलेशन फ्लास्क था उससे कनेक्टेड रहती थी। लेकिन अब ये पतली सी ग्लास की ट्यूब हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क से नहीं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से कनेक्टेड रहेगी। और बाकी का apparatus तो सेम ही है, वो जो पतली सी ग्लास ट्यूब है उसके अराउंड क्या है, देखो वाटर कंडेंसर अभी भी लगा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब apparatus समझ में आ गया ना। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है। होता क्या है कि हमारे पास इनिशियली होता है क्या, एक मिक्सचर में हमने अभी क्या लिया हुआ है, अभी हमने लिया हुआ है एथेनॉल, और हमने लेके रखा है क्या, पानी। एथेनॉल का कितना है भाई, टेम्परेचर 78, और इसका कितना है, 100 है। ठीक, अब हमने अपने मिक्सचर को हीट करना शुरू किया। मिक्सचर को हमने हीट करना शुरू किया, हो सकता है इनिशियली हमारा मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहा हो, 10 डिग्री सेल्सियस रहा हो। तो जैसे ही हम हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 10 से पहुंचेगा 11, 11 से पहुंचेगा 12, 13, 14, 15, और इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कहाँ तक पहुंचेगा, 78 तक पहुंचेगा।
ठीक, 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो हमें पता है टेम्परेचर, हमने यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, थर्मामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, थर्मामीटर की रीडिंग ने बता दिया कि भाई टेम्परेचर जो है 78 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो डेफिनेटली अब क्या होगा, इथेनॉल की वेपर्स निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि इथेनॉल का टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इथेनॉल की वेपर्स तो निकली, लेकिन इस मिक्सचर के अंदर ये जो पानी था ना, इसने करना शुरू कर दिया डिस्टर्बेंस। इसने क्या बोला कि कोई बात नहीं, भले ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचा हो, लेकिन टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमारे बॉइलिंग पॉइंट के तो पास ही पहुंच गया है ना, पानी के पार्टिकल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी तो आ ही चुकी है कि वो क्या करें, वो अपनी सरफेस से वेपर्स को निकालना शुरू करें। तो अब इतने टेम्परेचर पे एट 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इथेनॉल की वेपर्स तो निकलेंगी ही, साथ साथ थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पानी की वेपर्स निकलना भी शुरू कर देंगी इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, अब ये सब की सब वेपर्स जाएंगी कहाँ, ये सब की सब वेपर्स जाने वाली हैं ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम बोल रहे हैं कि ग्लास बीड्स हैं, ये ग्लास बीड्स क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ताकि वेपर्स का टेम्परेचर कम हो और कंडेंसेशन उनका हो जाए। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, इथेनॉल और पानी की वेपर्स जाएंगी। इथेनॉल की वेपर्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनी है, क्योंकि इथेनॉल तो बॉयल होकर के, इथेनॉल हम बोलते हैं कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के उसने क्या बनाई है, वेपर्स बनाई हैं। तो इथेनॉल की जो वेपर्स होंगी वो समवॉट कैसी होंगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इथेनॉल की वेपर्स क्या करेंगी, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में थोड़े ऊपर तक जाएंगी। ऊपर तक जाने के बाद में क्या होगा, कुछ वेपर्स का मतलब वेपर्स जो होंगी उनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्लास बीड्स है ना, तो सरफेस एरिया है वहाँ पे ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कंडेंस हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा जो इथेनॉल है ना, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप कि पूरी की पूरी वेपर्स दोबारा से कंडेंस होकर के नीचे आ जाएंगी, लेकिन हाँ कुछ वेपर्स ऐसी होंगी इथेनॉल की जो कि कंडेंस होकर के वापस से इस मिक्सचर में आकर के गिर जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हुई बात किसकी, इथेनॉल की। अब साथ में जो पीछे पीछे वाटर की वेपर्स गई थी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, उनका क्या होगा, वो वाटर वेपर्स कैसे बनी थी, इवेपोरेशन से बनी थी। एज सच बहुत स्ट्रांग थी नहीं, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो आया नहीं था। तो वो वेपर्स जो है ना थोड़े ऊपर तक जाएंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तक। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम बोलते हैं कि थोड़े से ऊपर तक जाएंगी, और इसके बाद में उनको रियलाइज होगा कि अरे यार हम तो गलत आ गए, है ना, हम तो बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए आए थे, लेकिन ये इथेनॉल की वेपर्स जो हैं वो कहाँ चली गई, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर वाले पोर्शन में चली गई, और जिनका टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था, जो कंडेंस हो गई थी, वो वापस हम बोलते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में मिक्सचर में गिर गई। अब हमारा क्या होगा, हम तो बस ऐसे ही आए थे डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो फिर ये जो पानी की वेपर्स बनी हैं ये भी हम बोलते हैं कि कंडेंस होकर के दोबारा मिक्सचर में आ जाएंगी। हुआ क्या था कि 78 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल और पानी दोनों की ही वेपर्स बनना शुरू हो गई थी, बन गई थी, दोनों की वेपर्स बनी थी। इथेनॉल तो बकायदा बॉईल होकर के उसने अपनी वेपर्स बनाई थी, और पानी हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन की प्रोसेस से उसकी वेपर्स बनी थी। दोनों की वेपर्स कहाँ घुसी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में घुसी। इथेनॉल की वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थोड़े ऊपर वाले पोर्शन में गई, और वहां पे जाकर के टेम्परेचर कम हो गया तो थोड़ी सी वेपर्स कंडेंस होकर के दोबारा लिक्विड फॉर्म में नीचे आ गई। लेकिन ये जो साथ में पानी की वाटर वेपर्स गई थी डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए, इनका क्या हुआ, ये बहुत ऊपर तक नहीं जा पाई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, उसके नीचे वाले पोर्शन में ही रही, और इनको भी कंडेंस करा लिया गया। किसने कंडेंस कराया, तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो ग्लास बीड्स प्रेजेंट है ना, उन्हीं ने कंडेंस करा लिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, कंडेंसेशन हो गया, और पानी की वेपर्स पानी बनके फिर नीचे आ गई। अब क्या होगा, हीट तो हम कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं, ठीक है। फिर से हम बोलते हैं कि इथेनॉल की वेपर्स निकलेंगी, फिर से हम बोलते हैं कि पानी की वेपर्स निकलेंगी इवेपोरेशन से, फिर हम बोलते हैं कि ये वेपर्स कहाँ जाएंगी, हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगी। इथेनॉल की वेपर्स कहाँ चली जाएंगी, ये हम बोलते हैं कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर पार्ट है, वहाँ चली जाएंगी, और जो पानी की वेपर्स हैं वो इतने ऊपर तक नहीं जा पाएंगी, वो नीचे ही रहेंगी, और नीचे भी हम बोलते हैं कि उनका कंडेंसेशन होगा, वो दोबारा से नीचे गिर जाएंगी।
जो सेकेंड डिस्टिलेशन में इथेनॉल की वेपर्स ऊपर गई है ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वो भी थोड़ी सी कंडेंस होंगी और वो दोबारा से नीचे आ जाएंगी। फिर इसके बाद में वेपर्स बनेंगे, फिर कंडेंस होकर के नीचे आ जाएंगी, फिर डिस्टिलेशन होगा, फिर कंडेंसेशन, फिर डिस्टिलेशन होगा, फिर कंडेंसेशन। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, रिपीटेड कंडेंसेशन एंड डिस्टिलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। अब जब हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सफिशिएंट अमाउंट में इथेनॉल की वेपर्स इकट्ठा हो जाएंगी, तब ये इथेनॉल की वेपर्स कहां आ जाएंगी, वो आ जाएंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से निकल के कहां, इस पतली सी ग्लास ट्यूब में। और इस पतली सी ग्लास ट्यूब में जाने के बाद क्या होगा, यहां तो भाई वाटर कंडेंसर है ही। फिर वाटर कंडेंसर क्या करेगा, इथेनॉल की वेपर्स की जो हीट एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने की हेल्प से क्या, उसकी हेल्प से क्या होगा कि जो वेपर्स बनी हैं इथेनॉल की, उनका टेम्परेचर हो जाएगा कम। और जैसे ही हम बोलते हैं कि टेम्परेचर हुआ कम, काइनेटिक एनर्जी हुई कम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गए और वो कंडेंस हो गई। तो वाटर कंडेंसर ने क्या किया, इथेनॉल की वेपर्स को कंडेंस कर लिया और कंडेंस हो गई। फिर इसके बाद में इनको हमने एक फ्लास्क में, एक कंटेनर में जो लिक्विड इथेनॉल आ रहा है उसको हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हुआ क्या, हमको कंटिन्यूसली रिपीटेडली हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डिस्टिलेशन और आप बोल सकते हो कि कंडेंसेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्टिलेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर डिस्टिलेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब कि पूरा का पूरा इथेनॉल जो है वो अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए। यही एक की पॉइंट है हमारे पूरे इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सिंपल डिस्टिलेशन में एक बार डिस्टिलेशन होता था एक लिक्विड कंपोनेंट का, फिर इसके बाद में पूरी की पूरी उस लिक्विड कंपोनेंट की जो वेपर्स होती थी वो कंडेंस हो जाती थी और कंडेंस होकर के हमें एक बार में पूरा का पूरा लिक्विड कंपोनेंट मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें रिपीटेडली डिस्टिलेशन और आप बोल सकते हो कि कंडेंसेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस पूरी प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं? मैं एक बार बहुत जल्दी से इसको रिपीट कर देती हूँ। हुआ क्या था, हमने एक मिक्सचर लिया था इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट था 78 डिग्री सेल्सियस, पानी का था 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमने हीट करना स्टार्ट किया, मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ग्रेजुअली, कितना पहुंचा, 78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतने टेम्परेचर के पहुंचने पर क्या हुआ, इथेनॉल की वेपर्स बनना शुरू हुई। वो तो बनी ही बनी, पानी ने भी बोला कि अरे हम भी डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे। कैसे करेंगे, भले ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट ना पहुंचा हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के करीब तो पहुंच गया ना मिक्सचर का टेम्परेचर। तो पानी के पार्टिकल्स के पास इतनी सफिशिएंट हीट एनर्जी आ गई कि पानी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने सरफेस से ही वेपर्स को रिलीज करना शुरू कर दें। यानी कि यहाँ पे अभी एट 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पानी की इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो इतने टेम्परेचर पे इथेनॉल और पानी दोनों की ही वेपर्स बनेंगी। वेपर्स कहाँ जाएंगी, वेपर्स हम बोलते हैं कि ग्लास ट्यूब में नहीं जाएंगी, डिस्टिलेशन फ्लास्क से वो पहुंचेंगी कहाँ, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होंगी, ग्लास बीड्स होंगी। ये ग्लास बीड्स क्या करती हैं, बेसिकली कंडेंसेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो बेसिकली हमारा जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये कंडेंसेशन करता है। तो जो इथेनॉल की वेपर्स बनी है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में थोड़े ऊपर वाले पोर्शन में चली जाएंगी। और जो वाटर वेपर्स होंगी, ये वाटर वेपर्स हम बोलते हैं कि ये भी जाएंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं जाएंगी, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के नीचे वाले पोर्शन में ही रहेंगी। अब क्या हुआ, इथेनॉल की जो वेपर्स थी वो पहुंची फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, सरफेस एरिया उनका बढ़ गया और कुछ वेपर्स कंडेंस हो गई। कंडेंस होकर के वापस हम बोलते हैं कि इथेनॉल आ गया मिक्सचर में। फिर पानी की जो वेपर्स बनी थी उन्होंने सोचा कि अरे यार हम तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज करने आए थे, उल्टा हम ही को यहाँ पे कंडेंस करने की कोशिश करी जा रही है। होगा क्या, वाटर वेपर्स भी कंडेंस हो जाएंगी और वो भी मिक्सचर में आकर के गिर जाएंगी पानी के फॉर्म में। फिर डिस्टिलेशन होगा, फिर हम बोलते हैं कि इथेनॉल की वेपर्स बनेंगी, फिर पानी की इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, वाटर वेपर्स बनेंगी, फिर से इथेनॉल की वेपर्स जो हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगी, पानी की वेपर्स भी जाएंगी और धीरे 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 हम बोलते हैं कि जब सफिशिएंट इथेनॉल की वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अपर वाले पोर्शन में
पहुंच जाएंगी, वहां से फिर वो क्या होंगी, पतली वाली ग्लास ट्यूब में शिफ्ट हो जाएंगी। और पतली वाली जो ग्लास ट्यूब है उसके अराउंड तो हम बोलते हैं कि वाटर कंडेंसर लगा ही हुआ है। ये क्या करेगा कंडेंसर, इथेनॉल की जो वेपर्स आ रही हैं उनको कंडेंस करा देगा। कंडेंस करके जो इथेनॉल है लिक्विड स्टेट में, हम उसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे एक दूसरे फ्लास्क में। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि फर्दर अब जो पानी बचेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आएगा, फिर पानी की भी जो वेपर्स बनेंगी उनको भी कंडेंस कराया जाएगा और फिर उनको दूसरे वाले फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये पूरा खेल किसका होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है कंडेंसेशन के लिए। इसी के कारण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बार बार डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। बनना वेपर्स का, फिर कंडेंस हो जाना, फिर बनना, फिर कंडेंस हो जाना, फिर बनना, फिर कंडेंस हो जाना। यही चलता रहेगा जब तक कि दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स मिक्सचर के आपस एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाएं। ठीक है, चलो अब इस मेथड की हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी हमसे क्या बोलती है, The apparatus used for fractional distillation is shown in the figure. We have a mixture of two liquids, ethanol and water, of which the ethanol is more volatile. ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ज़्यादा volatile होने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लिक्विड जो कि कम टेम्परेचर पर ही अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो मोर वॉलेटाइल होने का मतलब होता है लेस बॉइलिंग पॉइंट। और अभी मैंने आपको बताया इथेनॉल का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 78 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे उसी को हमने केल्विन में लिखा है, कुछ नहीं करना है, बस 78 में आप क्या ऐड कर दो, 273 कर दो, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज 351 केल्विन। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये भी कंफ्यूजन हो कि कभी मैम कहती हैं कि लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और कभी कहती हैं कि 25 केल्विन होना चाहिए। भाई दोनों एक ही बराबर हैं। जैसे अगर हम पानी और इथेनॉल दोनों के ही टेम्परेचर्स को अगर हमने सेल्सियस स्केल में लिया है, तो अगर उनके बीच में हम डिफरेंस निकाल के देखें तो कितना आएगा, 100 माइनस 78, ये कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर मैंने इस 100 डिग्री सेल्सियस को लिया है किसमें, केल्विन स्केल में, तो वो कितना होगा, 373 होगा, है ना। 100 प्लस 273 कितना होता है, 373। तो पानी का यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया किसमें, केल्विन में, 373, प्लस इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इथेनॉल का टेम्परेचर इन केल्विन, तो कितना हो जाएगा, केल्विन में 351। तो 353 में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, सॉरी 373 में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, 351, तो कितना आएगा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उल्टा कर देना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 373 माइनस 351 इज इक्वल टू 22 डिग्री नहीं, सिंपल केल्विन। तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस और 22 केल्विन दोनों ही बराबर हैं। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मिक्सचर के लिक्विड कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो या 25 केल्विन हो, तो दोनों की बात बराबर ही होती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि 100 माइनस 78 डिग्री सेल्सियस भी कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है, और 373 माइनस 351 भी कितना होता है, 22 केल्विन ही होता है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं आगे की बात। विथ लिटिल ऑफ द लेस वॉलेटाइल लिक्विड दैट इज वाटर, एज दीज वेपर्स ट्रेवल अप the fractionating column, the vapors of the less volatile liquid that is water condense more readily than those of the more volatile liquid that is ethanol. ठीक है, next point क्या है, therefore the vapors rising above become richer in ethanol and the liquid flowing down becomes richer in water. भाई इथेनॉल की तो थोड़ी सी ही वेपर्स कंडेंस होकर के नीचे आ रही थी, अधिकतर तो ऊपर ही थी, और पानी की जो वेपर्स जा रही थी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डिस्टर्बेंस कॉज करने के लिए, वो तो पूरी की पूरी नीचे आ रही थी। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो वेपर्स होंगी वो किस में रिच होंगी, इथेनॉल की वेपर्स में। ठीक है, और जो नीचे आपके पास मिक्सचर रहेगा वो धीरे धीरे किस में रिच होता जाएगा, पानी में रिच होता जाएगा। This process of distillation and condensation is repeated at every point in the fractionating column. As a result of series of successive distillations, by the time the component that is ethanol it is collected in a flask. तो इथेनॉल जो है धीरे धीरे कंडेंस होता जाएगा, डिस्टिलेशन उसका होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, और फिर आप मिक्सचर से सेपरेट कर सकोगे इथेनॉल को फाइनली।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट हैज कंप्लीटली डिस्टिल्ड ओवर द टेम्परेचर विल अगेन स्टार्ट राइजिंग, टेम्परेचर फिर से हम बोलते हैं इंक्रीज होने लगेगा, एंड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लेस volatile component is reached, water starts distilling which is collected in another flask. फिर क्या होगा, further temperature increase होगा, पानी के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, इसके बाद में पानी भी डिस्टिल करने लगेगा, कंडेंस करेंगे और उसको भी कलेक्ट कर लेंगे. इन दिस वे सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर बाय लेस देन 25 K कैन बी अचीव्ड. क्या ये क्लियर हुआ आप सभी को? इसके बाद में फाइनली अब बारी आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस की. कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैज बीन यूज्ड टू सेपरेट crude oil in petroleum industry into various useful fractions such as gasoline, kerosene oil, diesel oil, lubricating oil, etc. जैसे कि हम सबको पता है कि क्रूड ऑयल निकलता है और इस क्रूड ऑयल से ही हम बोलते हैं कि अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं. एलपीजी बनता है, नेचुरल गैस, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो ये कैसे बनता है? ये भी हम बोलते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही बनता है. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक हम क्या लेते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, उसमें हम क्रूड ऑयल डालते हैं, फिर अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग कंपोनेंट्स की वेपर्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती हैं. जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको नेचुरल गैस और एलपीजी की वेपर्स दिखाई दे जाएंगी. इसके बाद में एट 150 डिग्री सेल्सियस हमको पेट्रोल गैसोलीन की वेपर्स दिखाई देंगी, कैरोसिन की हमको 200 डिग्री सेल्सियस पे दिखाई देंगी, डीजल की 250 पे और लुब्रिकेटिंग ऑयल की हमको 300 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स दिखाई देंगी. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी हम बोलते हैं कि क्रूड ऑयल से अलग अलग पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम एयर इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम द एयर. हमको पता है कि हमारी जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर है गैसेस का. अब इस एयर से कैसे हम डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करें, ये भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर पाते हैं और ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. तो नेक्स्ट सेशन का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि कैसे हम एयर से अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं वाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो आज के सेशन के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो आज के सेशन के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड. साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.